नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर अब अपने अंत पर आ चुकी है और कोरोना की इस दूसरी लहर को काबू करने में काफी अहम भूमिका कानून के रखवालों यानी हमारे पुलिस अधिकारियों ने निभाई है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी भी थी। कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने से लेकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने तक हर तरह की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर थी और कोरोना के बीच ग्राउंड पर पुलिस के सिपाहियों के साथ तमाम अधिकारी भी उतरे और हालातों को काबू करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पुलिस ने किस तरह से पूरा किया है, ये सब समझने के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर में किन चुनौतियों का सामना पुलिस अधिकारियों को करना पड़ा है और आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पुलिस प्रशासन के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। सब कुछ समझने के लिए हम अगले आधे घंटे की आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपको यहां पर उनको रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और आपको एक बार पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं, एसपी गाजीपुर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ रोहित सिंह सचवाण होंगे, एसएसपी बरेली हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में हमारे साथ सेंथिल अबुदय कृष्णनाथ भी जुड़ेंगे, एसएसपी हरिद्वार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने जिस तरह से देश की सेवा की है, आपके कर्मचारियों ने, आपके अधीनस्थों ने, वो बेहद सराहनीय है। प्राइम न्यूज आपको सलाम करता है और सबसे पहला सवाल यही है कि पिछले एक साल के दौरान किस तरह की चुनौतियां पुलिस प्रशासन के सामने थी, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं थी, किसी को नहीं पता था कोरोना वायरस किस तरह से हमला करता है, किस तरह से इससे बचना है, मास्क की क्या भूमिका होनी है, जो सामाजिक दूरी का नियम है इसको किस तरह से पालन कराया जाए। इन चुनौतियों भरे दौर में आपका क्या अनुभव रहा है? सबसे जो पहली लहर थी जो कोविड-19 की, वो बहुत ही एकदम नई थी और यहाँ पे पर डे हमारे गाजीपुर में लगभग 5,000 श्रमिक आ रहे थे। स्टार्टिंग में तो कुछ 6 लोग पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जब कारगर श्रमिकों का आना शुरू हुआ गाजीपुर में तो पॉजिटिविटी की संख्या जो पहले स्थिति थी वो बढ़ती चली गई। जो कोविड-19 की पहली लहर थी, हम लोग स्टेशन पर हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 24 घंटे बैठे रहते थे और पर डे 100 बसें हम लोगों ने हायर की थी, क्योंकि कहीं मेरठ से, कहीं देहरादून से, देश के विभिन्न स्थानों से लोग भटक करके ट्रेनों से गाजीपुर में आ जाते थे। 18 हम लोगों ने बैरियर्स बनाए थे, वहाँ पे शेड्स बनाए थे, वहाँ खाने पीने का इंतजाम किया था। वहाँ पे भी हर 18वां स्थान पे हम लोगों ने बसेस खड़ी कर रखी थी कि अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्थानों से कामगार अगर आते हैं तो उनको पानी पिला के, खाना खिला करके उसके घरों को पहुंचाया जाए। चाहे वो यहाँ से हम लोगों ने मेरठ, देहरादून, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बलिया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग ट्रेन पे बैठते थे और यहाँ पे उतरते और लगभग 5,100 बसें हम लोग पर डे अरेंज करते थे और लोगों को भेजते थे। एक अपने आप में बहुत नई बात थी, नया एक्सपीरियंस था। हमारी पुलिस ने लग करके काम किया और पिछली पूरी लहर में केवल हमारे काफी लोग हुए थे, लगभग 100 के आसपास इन्फेक्टेड हुए थे। मैं स्वयं इन्फेक्टेड हुआ था और 10 दिन KGMU और लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहा, लेकिन लौटने के बाद तुरंत फिर हम लोग लग गए। हमारे सारे जो हमारी फोर्स थी वो भी पॉजिटिव होती थी, क्वारंटाइन होती थी या हॉस्पिटलाइज होती थी और ठीक होने के तुरंत बाद अपने काम में जैसे वो ठीक होते थे और डॉक्टर्स की तलाश मिलती थी कि अब आप फील्ड जा सकते हैं, वो लोग लग जाते थे और पिछली लहर से इसको काबू किया। उसके बाद अप्रैल में जब से दूसरी लहर आई तो एक और बहुत बड़ी विभीषिका के रूप में आई और इस प्रकार की जो लहर थी, जो दूसरी लहर आई, वो उसमें अचानक एक्सप्लोजन हुआ। अचानक एक्सप्लोजन होने के कारण कहीं कहीं ऑक्सीजन की भी कमी पड़ी और क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा जनपद था जहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग को बनारस भेजना या आवश्यकता अनुसार लखनऊ भेजना, हमारी पुलिस की टीम और हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगातार कंधे से कंधा मिला करके लोगों को भेजते रहे। उसकी स्थिति ये रही कि कहीं भी कोई स्थिति ऐसी नहीं आई कि परेशानी का सामना करना पड़े। बीच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आए। हमारे जनपद की पुलिस यहाँ अपने जनपद में तो चुनाव कराया ही, आसपास के जनपदों चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस,
जौनपुर जाकर के चुनाव कराया और वहां से चुनाव करने के बाद वापस आए और लगभग जब वापस आई पूरी फोर्स तो हमने सबका चेकअप करवाया। बिल्कुल, और लगभग 150 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हुए। लेकिन आपको बता दें कि बड़े संतोषजनक बात है कि एक भी पुलिसकर्मी हमारा हताहत तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुआ। सभी लोग होम क्वारंटाइन होकर के अपना इलाज किए। और आज की स्थिति यह है कि केवल 20 पुलिसकर्मी होम क्वारंटाइन होकर के अपना काम कर रहे हैं, बाकी सारे पुलिसकर्मी लग करके अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए जो सबसे अच्छा जो प्रयास किया कि सभी पुलिसकर्मियों को दवा के पैकेट दे दिए थे, उनको पूरी किट उपलब्ध करा दी थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब वो जाएं और लौट के जैसे ही सर्दी जुकाम खांसी उनको हो तो वो दवा का स्वयं पहले प्राथमिक उपचार कर ले डॉक्टरों से पहुंचने से पहले। एक तो ये किया था जी। और दूसरा, हमने हमारे यहाँ 5000 से ऊपर पुलिसकर्मी हैं, हमने सबका टीकाकरण कराया। केवल ऐसे लोग जो बीमार थे, आज की तिथि में केवल 24 कर्मचारी बचे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए और उनमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, इसके पीछे ये बहुत बड़ा रहा वैक्सीनेशन का कि हमने लग करके स्टार्टिंग में ही सबको सबसे पहले हमने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब फ्रंट लाइनर का आया टीकाकरण का तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे लगवाया जाकर के सबसे पहले और अपने कर्मचारियों को कहा कि 100% टीकाकरण होना चाहिए। बिल्कुल टीकाकरण हुआ और लोग पहुंचत रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर ड्यूटी करने के बाद भी इन्फेक्टेड होने के बाद भी बचे। बिल्कुल, तो इससे हम लोग समझते हैं कि जनता को एक बहुत बड़ा संदेश गया। जनता ने इस चीज को महसूस किया कि अगर हम समय से दवा लें, अपना वैक्सीनेशन कराएं, दूरी बनाएं, तो फील्ड में एक्सपोजर के बाद भी हम अपने को आपको बचाए रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मैनेजमेंट किया वो बेहद सराहनीय। हमारे साथ रोहित जी भी जुड़े हुए हैं, एसएसपी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका अभिनंदन करता है प्राइम न्यूज़, क्योंकि आप सबने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है उसके चलते पूरा प्रदेश सुरक्षित है। आपसे भी अब हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी में ज़रूरत थी एक ट्रेनिंग की, एक विशेष गाइडलाइन की, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सबने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार ही हर चीज़ मैनेज की। जिस तरह से आपने ट्रेनिंग पाई होगी अपनी IPS अकेडमी में, उसी के हिसाब से आपने लगातार काम किया और एक कुशल प्रशासक की भूमिका आपने निभाई। आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ थी और आपने उसको किस तरह से मैनेज किया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि इससे पूर्व में मैं दूसरे जनपद में महाराजगंज में था। वहाँ पर आप जानते हैं कि मार्च में पिछले साल से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हुई और उस टाइम में जो केस थे काफ़ी कम आ रहे थे शुरू में, और एक इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो नई, इसमें जो नई गाइडलाइन आ रही थी उसके हिसाब से अपने आप को ढालना था, क्योंकि हर रोज एक नई गाइडलाइन आती थी, चाहे उसमें लॉकडाउन की हो, दुकानों को खोलने की हो, या फिर आवश्यक सेवाएं हो, या फिर आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है, उसके हिसाब से अपने आप को लगातार ही मीटिंग करते हुए सभी को बताना होता था अपने मार्फतों को किस तरह से चीजों को करना है। और सभी लोग थोड़े डरे हुए भी थे कि एक नई तरह की बीमारी, एक महामारी थी जो पहली बार 100 साल के बाद की बड़ी इतने बड़े स्तर पर सभी लोगों को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, धीरे धीरे जब ये जून में लॉकडाउन, पूरा जून जुलाई तक लॉकडाउन लगा, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉकडाउन 1-2 की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे जो जिंदगी है उसको सामान्य पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। शुरुआत में जो कंटेनमेंट जोन हो या फिर खासकर ट्रेस करने के काम में, जैसे कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो उसके साथ साथ कितने कॉन्टेक्ट हैं, इसमें पुलिस का काफी बड़ा योगदान रहा, इसमें सर्विलांस की मदद ली गई और कितने लोग उसके कॉन्टेक्ट में आए। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मोहल्लों में ठेले की व्यवस्था हो या अन्य चीजों की व्यवस्था है वो की गई। इसके अलावा लॉकडाउन का पालन कराना, कंटेनमेंट जोन का पालन कराना, और जो उसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ फिर उसमें कार्रवाई भी की गई। धीरे धीरे जैसे लगा कि दिसंबर अक्टूबर तक जिंदगी सामान्य पटरी पर आ रही है, उसके बाद नवंबर दिसंबर के बाद धीरे धीरे केस बढ़ने शुरू हुए और अभी पिछले अप्रैल में आप जानते हैं कि काफी अधिक संख्या में केस बढ़ने लगे, जिसे दूसरी सेकेंड वेव के तौर पर कहा गया। और इसमें जो उस दौरान काफी समस्याएं प्रशासन और पुलिस के सामने आई, क्योंकि केसेस की संख्या इतनी बढ़ गई कि वो जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उसका आपस में मैच नहीं कर रहा था। काफी लोग पॉजिटिव आ रहे थे, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और बीच में 5-7 दिन काफी इसमें उहापोह की स्थिति और गंभीरता की स्थिति रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब केस कम होने शुरू हुए शासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें फिर से कार्रवाई शुरू हुई, तो धीरे धीरे केसेस की संख्या कम हुई और पुलिस ने इसमें काफी सहयोग किया। फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जैसे बरेली में उस वक्त लगभग एक दौर में 1500 केसेस पर डे भी आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो कार्य किया गया, फिर से वो केस आज की तारीख में 100 के आसपास या उससे भी कम आ गए। बिल्कुल,
पुलिस का जो योगदान है वो लॉकडाउन का पालन कराने में, उसको इन्फोर्स कराने में, साथ ही साथ बीच में हमारे जो ट्विटर सेवा है उस पर काफी लोग अपनी शिकायतें लेके कि हमें ऑक्सीजन चाहिए या हमें इस तरह की दवाइयाँ चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए, तो उसके लिए भी हम जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से समन्वय स्थापित कर रहे थे और लगातार ही कई लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें सुविधाएं प्रदान की गई, कई लोगों की इसमें मदद की गई, उनको दवाई पहुँचाना हो, चाहे उनको एम्बुलेंस का उसमें अरेंजमेंट करना, उनको अस्पताल तक पहुँचाना हो, बेड के अरेंजमेंट करना हो, काफी चीजें इसमें इनफॉर्मल तरीके से पुलिस के द्वारा भी की गई और बाद में पुलिस की जो 112 की सर्विस है उसको इस कार्य के लिए भी प्राधिकृत किया गया कि अगर कोई व्यक्ति है उसको दिक्कत आती है तो 112 से भी वो सीधे कॉल करके संपर्क कर सकता है। तो पुलिस के द्वारा पूरे पिछले 1.5 साल के दौरान कोविड महामारी जो पूरे विश्व को इस तरह से परेशान जिसने कर रखा है, तो पुलिस का काफी इसमें अच्छा कार्य रहा और जिससे पुलिस का जो एक सकारात्मक एक पहलू था, पहले पुलिस का एक नेगेटिव रोल भी कई बार जाता था, लेकिन कोविड के दौरान आपने देखा कि पुलिस का एक जो सहयोगात्मक रवैया आया, एक ऐसा रवैया जिससे कि वो आम नागरिक की अन्य क्षेत्रों में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पुलिस ने काफी मदद लोगों की की और पुलिस का एक ऐसा चेहरा सबके सामने, मानवीय चेहरा सबके सामने आया जिससे कि उसको काफी प्रशंसा का पात्र भी, उसको लोगों ने काफी प्रशंसा की, उसकी चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया हो या अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह पुलिस की काफी अधिक वाहवाही हुई और इससे पुलिस का जो एक इमेज मेक ओवर था, पुलिस की जो इमेज है उससे काफी हद तक सुधार हुआ। बिल्कुल रोहित जी, यहाँ पर वाकई में प्रशंसा का पात्र तो पूरा यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि जिस तरह से आप सब ने काम किया है, जिस तरह से आपने तैयारी की, जो एक छवि थी पुलिस की कि बहुत ही कठोर होती है, इसका काम है दंड देना, और जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसको लेकर अक्सर एक प्रश्न चिन्ह उठता था। ये तो नहीं माना जाता था कि नहीं पुलिस के अंदर संवेदनाएं नहीं है, लेकिन ये माना जाता था कि ये कठोरता से पेश आती है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा। एक जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आई होगी कि जो डॉक्टर्स लगातार सबका जीवन बचा रहे हैं, उन्हीं की शिकायतें लेकर आपके पास लोग आए होंगे कि देखिए मेरे साथ वहां पर चीटिंग हुई है, मुझसे एक्स्ट्रा बिल लिया जा रहा है, या फला अस्पताल में जो हमारे परिजन थे उनकी मौत हो गई और हमको डेड बॉडी नहीं दी जा रही। तब आप फिर कैसे इन सारी समस्याओं से आप जूझे और आपने इन चीजों को कैसे मैनेज किया? ये बात आपकी सही है, कुछ शिकायतें पुलिस के पास इस तरह की भी है कि फला अस्पताल में मरीज से ज्यादा बिल ले लिया गया, तो इसमें काफी शिकायतों का निस्तारण तो दोनों जो पक्ष थे उनको बुलाकर बातचीत की गई और कई बार जो अधिक रुपए लिए गए थे उसको वापस भी कराया गया पुलिस के द्वारा अनौपचारिक तौर पर। इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर हमें मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, चाहे उसमें एक मुकदमा मुझे याद है कि एक एम्बुलेंस के द्वारा 40 किलोमीटर के 10-15 हजार रुपए ले लिए गए थे, जो उसका स्वीकृत उसका जो पर किलोमीटर का जो रेट था उससे काफी अधिक था, उसमें उसको मुकदमा भी दर्ज किया गया और जो तीनों युवकों को जेल भी भेजा गया। इस तरह से काफी जगह पुलिस ने दोनों पक्षों से वार्ता करके और कई मरीजों के पैसे भी वापस कराए और कई बार इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया और कई लोगों को इसमें जेल भी भेजा गया। तो इसमें हमें एक तरफ से जहां सख्ती भी बरतनी थी, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे उनका मनोबल ना टूटे, कहीं किसी के ऊपर गलत कार्रवाई ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना था। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना था जिसमें कि कार्रवाई सही भी हो और जो लोग वास्तव में सही काम कर रहे हैं उनका हौसला भी न टूटे, तो दोनों ही पहलों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। बिल्कुल। डॉक्टर ओम प्रकाश, आपके पास आना चाहेंगे। इसी तरह की समस्याएं आपने भी देखी होंगी कि जनता आपके पास बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर आती होगी, कुछ आपराधिक घटनाएं भी उस समय जिले में हो रही होंगी, लेकिन पुलिस बल क्योंकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं संक्रमित न हो जाए, इन सारी चीजों को आपको धीरे धीरे मैनेज करना था, क्योंकि पुलिस बल सीमित था, कहीं पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आपको उपलब्ध नहीं होगा, छुट्टी आप उनको दे नहीं सकते थे, 17 से 18 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद 3 से 4 घंटे की नींद, आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव भी नहीं बना सकते थे। तो इन सारी चीज़ों को फिर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव बनाना भी एक आपके लिए चुनौती थी, क्योंकि भले ही आप वरिष्ठ हैं लेकिन आप भी समझते हैं कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका भी अपना परिवार है, वो अपने परिवार से दूर हैं। इन सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? इसके लिए हमने अपने जो हमारे अधीनस्थ थे उनसे लगातार संवाद बनाए रखा और हम ये हर तीसरे दिन हमारे यहाँ जो रेडियो वायरलेस सेट होता है, सभी कर्मचारियों को मैं ऑन माइक करता था और रात में 10:30 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक उनकी ब्रीफिंग करता था हर 2-3 दिन से, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस लेता था। एक तो दूरी भी बनी रहती थी और हर स्तर के कर्मचारी से हमारा कनेक्शन हो जाता था। हम रात में उनसे वार्ता करते, रेडियो सेट पे थे और वार्ता करते थे और उनकी जो समस्याएं, जो अगर उनकी कोई कठिनाई होती थी तो उसको सुनते थे और उसका हम निदान करते थे। तो इससे एक हमारा आपस में कम्युनिकेशन बना रहा और जो हम उनसे वार्ता करते थे उससे हमारे कर्मचारी दुगने उत्साह के साथ अगले दिन काम करते नजर आते थे। और कहीं किसी की ऐसी भी परिस्थितियां आई कि उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा, सर मुझे केवल 24 घंटे केवल अंत्येष्टि में जाने की अनुमति चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। वो गए, अंत्येष्टि में शामिल हुए और फिर स्वतः ही चले आए।
तो इस प्रकार का जज्बा हम लोग आपस में वार्ता करके उनके अंदर पैदा करते रहे। बीच में बहुत सारी विविधताएं हैं। गंगा नदी में शव का मिलना और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सबको रात में टेलीफोन करते थे, रात में टेलीफोन करते थे कि आज एक सर्जन की मृत्यु हो गई है, परिस्थिति ऐसा कि हम आपको मार देंगे। तो हम लोग तुरंत हमने एक 2 शिफ्ट की क्यूआरटी हॉस्पिटल के लिए बना रखी थी, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष होते थे। वो डॉक्टर के पास जाते थे, सर्जनों से वार्ता करते थे और उनके बीच कम्युनिकेशन बनाते थे। और इस प्रकार से हमने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो हमारा इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर था उससे डेली बैठ करके फीडबैक देते थे और हम रात्रि में अपने कर्मचारियों से आरटीसेट के माध्यम से हर तीसरे से वार्ता करके उनसे फीडबैक देते थे, जिससे हमको बड़ी सुविधा मिली और कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई और हमारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर योगदान किया। और इतना ही नहीं, हमारे एडीजी सर ने अन्नपूर्णा एक योजना चलाई थी, पहला कोविड आया था, उसके साथ हम लोगों ने जो स्वयं सेवी संस्थाएं थी उनसे चावल, खाने पीने के सामान आदि स्वेच्छा से जो देते थे उसको इकट्ठा करते थे। और हमारे थानों के अगर हमारे यहाँ ट्राइबल लोग भी रहते हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान जो खाने की दिक्कतें आती तो वो फोन करते थे और उनके घरों में 5000 परिवारों को हम लोगों ने 28 दिन तक खाना खिलाया है। जब तक गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं प्रारंभिक चरम था, व्यवस्थाएं हुई, 5000 परिवारों को वो फोन करते थे और हमारे पुलिसकर्मी उनको खाना पका हुआ भी पहुंचाते थे यथासंभव और नहीं तो उनको राशन की व्यवस्था की जाती थी। तो हमारे पुलिस कर्मियों का एक नया जज्बा दिखा, उनको एक नया एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने मुझे ये लगा कि उनको इस प्रकार के कार्य करने में एक ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उनको लगा एक नया एक्सपीरियंस है और जनता की सेवा करने का एक ऐसा अवसर उनके सामने आया है जिससे इनकी छवि पे अच्छा असर पड़ सकता है। और जिन कर्मचारियों ने ऐसे आउटस्टैंडिंग काम किए उनको हमने बुला करके प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। और जब हम आरटी सेट पे उनसे मीटिंग करते थे तो उनकी जब तारीफ करती थी तो पूरा जनपद सुनता था, पूरा जनपद के सारे कर्मचारी जो सुनते थे तो उससे एक प्रोत्साहन की लहर बन जाती थी और सभी लोग बढ़ करके काम करते थे। इसलिए हम लोगों को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, प्राइम न्यूज़ इसके लिए आपकी सराहना भी करता है, आपका अभिनंदन भी करता है। रोहित जी, आपके पास आना चाहेंगे। अक्सर आपको याद होगा कि एक कप्तान और एक सिपाही के बीच में कितना बड़ा गैप होता था पहले, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच में आप सब बिल्कुल सीधे तौर पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ गए। एक फ़ोन कॉल के चलते आप सबके बीच की दूरी बहुत अब कम हो चुकी है। आपका कैसा अनुभव रहा है इस महामारी के दौर में कि इस महामारी ने क्या कुछ बदला? क्योंकि देखिए, पुलिस विभाग अलग काम करता था, राजस्व विभाग अलग काम करता था, डॉक्टर्स अलग काम करते थे, अध्यापक अलग काम कर सकते थे, लेकिन महामारी के दौरान में आपने देखा होगा कि सारे विभाग आपस में एक जैसे हो गए, एक दूसरे से कंधा मिलाकर जुड़े। तो इसमें क्या बड़ा परिवर्तन आपने देखा? कोरोना की महामारी के दौरान जितने भी विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग थे जिनका सीधे कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जो अकाउंटेबल थे, तो सभी विभाग एक दूसरे से इतना अच्छा समन्वय रहा, चाहे उसमें जिलाधिकारी के साथ कप्तान एसएसपी का रहा हो या स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ सीएमएस हो या अन्य विभागों, सभी का इतना अच्छा तालमेल रहा जिसकी वजह से जो महामारी है इससे हम निपट पाए। ये जो महामारी है ये पहली बार इस तरह की महामारी थी, तो उसमें सभी विभागों को एक साथ काम करना था। इसमें शासन की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए उसका अनुपालन कराने के लिए सभी विभाग जब एकजुट रहे उसके बाद ही ये आपको ये परिणाम मिले। इसके साथ ही साथ जो हमारे पुलिसकर्मी थे, आप जानते हैं कि जो पुलिसकर्मी निचले स्तर पे रहते हैं, चाहे उसमें कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, तो उम्र के साथ उसमें अलग अलग तरह की जो गंभीर बीमारियां, चाहे उसमें ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर लेवल हो, इस तरह की बीमारियां भी काम करने के दौरान आ जाती हैं। और कोरोना से सबसे अधिक खतरा उसी ग्रुप को था, तो उस ग्रुप से लगातार वार्ता की गई और साथ ही साथ उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई का इंतजाम करना, सैनिटाइजेशन का इंतजाम करना, पुलिस की जो बैरकें हैं, पुलिस के जो हमारा जो जिला पुलिस का जो एक अलग अस्पताल पुलिस लाइन में होता है जिसे पुलिस अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर व्यवस्थाएं करना, हर खाने पे व्यवस्था करना, तो इतनी व्यवस्थाएं की गई जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें और लोगों जो समाज के जो लोग हैं इसमें जो एक जागरूकता फैलानी है, समाज में एक इन्फोर्समेंट करना है, वो भी कर पाए। तो पुलिस के जो हमारे सभी लोग हैं, सभी लोग एकजुट हुए और उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई को अमल में लाया गया।
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आपने ये पूरी जानकारी दी, इससे बिल्कुल साफ तौर पर है कि आपने मैनेज बहुत बेहतर तरीके से किया। एक सवाल मेरे मन में और है कि जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई होगी, क्योंकि ग्रामीण उतना समझते नहीं थे उस समय कोरोना को। उनको लगता था कि बस ये खांसी बुखार जैसी कोई बीमारी है, पुलिस हमको जानबूझकर परेशान कर रही है। उनको किस तरह से फिर आपने समझाया ताकि वो आपकी बातों को समझ भी पाएं और नियमों को भी माने? में सबसे महत्वपूर्ण जब शासन और मुख्यालय की तरफ से कहा गया कि हर एक थाने पर आपको एक हेल्प डेस्क बनानी है, जिसमें कि 2 लोग रहेंगे 24 घंटे, और उसमें आपको थर्मल जो मीटर है उसको रखना है, साथ साथ ऑक्सीमीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर रखना है और सैनिटाइजर रखना है। तो जो भी पीड़ित, किसी भी, चाहे वो अपराध का पीड़ित हो, चाहे मारपीट हुई हो उसके साथ या कोई भी अपराध हुआ हो, जब वो थाने पर आता था तो सबसे पहले वहां पर जो महिला आरक्षी या जो भी कांस्टेबल वहां बैठता था, सबसे पहले उसका ऑक्सीमीटर से उसका वजन नापना, या फिर उसका सैनिटाइजर से उसका हाथ सैनिटाइज करना, या उसका टेम्परेचर नापना, ये सारी वहां पे कार्रवाई चलती थी। और इस दौरान मैंने देखा कि काफी अधिक लोग जो सिम्टोमेटिक थे, जिनमें लक्षण थे, वो थाने पे जब आए तो थाने पे जो हेल्प डेस्क बनी हुई थी वहां पर उनको पकड़ में आया कि हाँ आपको बुखार है, आपको ऑक्सीजन लेवल कम है, आपको तुरंत जाके अस्पताल जाना चाहिए। एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति थाने पर आया था और उसका टेम्परेचर देखा तो 99 से ऊपर 100 के आसपास मारने हटा रहा था। साथ ही साथ उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी कम था। तुरंत ही स्थानीय जो पीएचसी और सीएचसी होते हैं वहां संपर्क किया गया और उसको तुरंत एम्बुलेंस में भेजा गया। वही ऐसे मामले थाने पे जो हेल्प डेस्क थी उसके माध्यम से प्रकाश में आए। और इसके साथ ही साथ पुलिस के जब पुलिस गांव में जाती थी और वहां भी कोई लक्षण आ रहा है तो गांव में ही वहां के प्रधान हो या जो लोकल स्तर पर जो आशा बहु हैं उसको बता दिया जाता था कि भाई ये फलां की व्यक्ति है, इसको लक्षण आ रहा है। और वहां पे एक ग्रामीण स्तर पर भी एक समन्वय की प्रक्रिया जो चलती है, उस प्रक्रिया को वहां पूरा किया गया, जिससे कि कोई भी लक्षण युक्त जो भी व्यक्ति हो उसको सूचना अगर सही समय में मिल जाए तो अगर उसका इलाज हो जाए तो व्यक्ति तुरंत ही सही हो जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। प्राइम न्यूज़ आप दोनों का अभिनंदन करता है, आपकी सराहना करता है और आपको सलाम भी करता है, क्योंकि आपकी वजह से ही आपका जिला सुरक्षित है और आपके जिले सुरक्षित हैं, इसलिए पूरा प्रदेश सुरक्षित है, और पूरा प्रदेश सुरक्षित है इसलिए पूरा देश सुरक्षित है। तो लगातार प्राइम न्यूज़ की पहल यही है, प्राइम न्यूज़ की कोशिश यही है कि आप सबसे हम अब नागरिकों को मिलवाएं, क्योंकि नागरिकों की जो एक मंशा थी पुलिस अधिकारियों को लेकर वो बदले, पुलिस कर्मचारियों को लेकर जो एक धारणा थी उसमें परिवर्तन हो, और नागरिक भी लगातार ध्यान रखें कि पुलिस जब आपसे अपील करे कि आपको कोरोना के नियमों का पालन करना है तो आप पालन कीजिए, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार इस तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।